हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था और गुलाम वंश को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। और हमने खिलजी वंश स्टार्ट किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला क्या है, तो कम वर्षों तक शासन करने वाला एक काल है। खिलजी वंश एक वंश है, तो उन्हीं के बारे में देख रहे थे। कल हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था, जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, बाजार व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था क्या थी उसकी, और साथ में राजस्व राजस्व लगान व्यवस्था, इन सब के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट देख लिया है। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार नीति को देखेंगे, जो कि मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य विस्तार नीति, कैसे उसने उत्तर भारत में राज्यों को विजित किया और अपना शासन स्थापित किया, और कैसे दक्षिण भारत के जो संपत्ति थी उसको लूटा, उसको अपने अधीन किया और राजाओं को अपने अधीन कर कर उन्हें सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। तो उनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अलाउद्दीन खिलजी था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ करता था और साम्राज्यवादी था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल जब मैं स्टार्ट किया था तो गुलाम वंश जो थे वो अपने जो गोरी के द्वारा प्रदत्त राज्य हुआ करते थे उन्हीं को सुदृढ़ करने में अपना पूरा का पूरा समय व्यतीत कर दिया था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्यवादी व्यक्ति कहा जाता है। साम्राज्यवाद विस्तार किया था इसने पूरा का पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक। हालांकि दक्षिण में उसने अपने साम्राज्य को स्थापित नहीं किया था, क्योंकि उसका उद्देश्य ही नहीं था दक्षिण में साम्राज्य को स्थापित करना, और ये संभव भी नहीं था। तो देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी व्यक्ति था। ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, क्योंकि उस समय तक बहुत ही राजस्थान के बहुत ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र हो चुके थे। महान महान राजपूत राजा हुआ करते थे, चौहान वंश, चित्तौड़, रणथंभौर, इन सबको देखेंगे। तो स्वतंत्र राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, अपनी अधीनता स्वीकार कराना उसका प्रमुख लक्ष्य था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। आइए देखते हैं उसके अभियान के बारे में। तो उसने अभियान किया, एक तो अभियान किया उत्तर भारत की तरफ, जो कि राज्य विस्तार की नीति से किया था इसको, क्योंकि ये इसलिए राज्य विस्तार उत्तर की तरफ करना चाहता था क्योंकि उस समय उत्तर पश्चिम में मंगोल भी आक्रमण किया करते थे। उन सभी को सुदृढ़ करने के लिए इसने उत्तर भारत में राज्य को विस्तृत किया अच्छे ढंग से, और दक्षिण भारत में, क्योंकि राज्य को विस्तृत करने के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता होती है, और विशाल सेना के रखने के लिए अच्छे खासे राजस्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको वेतन भी देना रहता है, उनको कौशल, युद्ध कौशल, साथ में प्रांगण करने के लिए उनको युद्ध अभ्यास भी करना रहता है। तो इन सब के लिए धन की जरूरत पड़ती है, और धन के लिए वो दक्षिण भारत को टारगेट किया, क्योंकि दक्षिण भारत में उस समय बहुत ज़्यादा धन संपदा हुआ करता था। इससे पहले ही 1296 में उसने कहाँ पर, तो देवगिरी पे आक्रमण करके बहुत सारा धन लूटा था, और उसी धन से सुल्तान जाकर बना था। तो ये बात याद रखिएगा, पहले हम लोगों ने कर रखा है इसको। देखते हैं उत्तर भारत के एक एक राज्य को कैसे उसने विजित किया। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले किसको विजिट किया, ऐसे ऐसे क्रम दिया था। तो आप ये ना सोचिए बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं लूसेंट टाइप के, आजकल क्वेश्चन बहुत थोड़ा डीप में आने लगे हैं हिस्ट्री के। देखते हैं, गुजरात और जैसलमेर विजय 1298, याद रखिएगा। उस समय गुजरात, क्योंकि आपको पता है सोमनाथ मंदिर गुजरात में, और सारे धन संपदा बहुत सब कुछ थे, बंदरगाह भी गुजरात में थे, इन सबको लूटा गया उस समय। तो समृद्धशाली राज्य हुआ करता था गुजरात। शासक के बारे में पूछा जा सकता है कि उस समय शासक कौन थे। तो गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ यानी कि पॉटन थी, और शासक थे कर्ण बघेल जी। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, मेंस नहीं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लिखना रहेगा तो आपको कुछ सब कुछ भी लिखना पड़ेगा। और कर्ण बघेल का मंत्री हुआ करता था माधव। ठीक, एक बार ऐसा क्या हुआ कि माधव की अनुपस्थिति में, ठीक है, माधव की अनुपस्थिति में कर्ण बघेल ने उसकी पत्नी पर अधिकार कर लिया, उसके पत्नी को अपना बना लिया। जब मंत्री माधव आया और उसने ये चीज़ देखा तो उसने सुल्तान से सहायता मांगी, याद रखिएगा, उसने सुल्तान से सहायता मांगी जाकर दिल्ली में, और सुल्तान ने इन्हीं की सहायता करने के लिए अपने सेनापतियों को
गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। दो सेनापति थे, एक का नाम था उलूग खां, एक का नाम था नुसरत खां। नुसरत खां के बारे में आपको याद रखना है। और ये जब आक्रमण करने के लिए गुजरात जा रहे थे तो रास्ते में ही जैसलमेर पड़ गया और जैसलमेर को इसने रास्ते में ही क्या किया, विजित कर लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब होता है युद्ध किसके बीच, तो कर्ण बघेल और सुल्तान के सेनापतियों यानी कि उलूग खां और नुसरत खां को। तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है और नुसरत खां उलूग खां ने पराजित किया किसको, कर्ण बघेल को। और कर्ण बघेल भागकर शरण लेता है कहाँ पर, तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ भाग कर जाता है अपनी पुत्री देवल देवी। तो देवल देवी उसकी पुत्री थी जिसकी विवाह हो जाता है किससे, खिज्र खां से। याद रखिएगा, खिज्र खां से विवाह होता है देवल देवी का, क्योंकि देवल देवी से विवाह तो करने के लिए प्रस्ताव रखा था रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव ने, लेकिन इसके पिता यानी कि कर्ण बघेल ने ये कहकर ठुकरा दिया कि मेरा जो वंशज है वो आपसे उच्च है। तो लड़की का वंशज उच्च है, तो इसलिए इसने ठुकरा दिया था शंकर देव के प्रस्ताव को। और बाद में इसको मलिक काफूर ने छीन कर दिल्ली ले गया और दिल्ली में ही इसका खिज्र खां से विवाह हो जाता है। तो जो होना होता है वही होता है। आगे देखते हैं। और इसी विजय में 1000 दिनार जिसे कहा जाता है 1000 दिनार मलिक काफूर को खरीदा था नुसरत खां ने। याद रखिएगा, नुसरत खां ने खरीदा था मलिक काफूर को। और मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय में महान सेनापति सिद्ध होता है। याद रखिएगा, कर्ण बघेल की पत्नी थी। तो कर्ण बघेल ने क्या किया था, अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया था, अपनी पुत्री और अपना जान बचाने के लिए कहाँ गया था, तो रामचंद्र देव के यहाँ शरण लिया था, पत्नी को छोड़ दिया था। पत्नी का नाम था कमला देवी। तो कमला देवी को साथ में लेकर आया नुसरत खां ने और कमला देवी से विवाह कर लिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि एक प्रिय पत्नी मानी जाती है किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और कमला देवी ने ही इच्छा जाहिर की थी कि आप जब दक्षिण भारत में विजय करने के लिए जा ही रहे हैं, मलिक काफूर से कहा था कि मेरी पुत्री को लेते आइएगा। और मलिक काफूर ने उसकी पुत्री देवल देवी को लेकर गए थे और वहाँ खिज्र खां से इसका विवाह हो जाता है। याद रखिएगा, खिज्र खां से शादी हो जाती है इसकी। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट। सेकेंड अभियान होता है रणथंभौर अभियान, इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर अभियान आपको याद होगा, जलालुद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर अभियान पे आक्रमण करने को सोचा था उस समय, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने किले की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था, इसकी शक्तिशालियों को देखकर भागकर वापस आ गया था। और क्या कहा था मैंने बता दिया था उस समय। तो रणथंभौर अभियान उस समय किया था, लेकिन रणथंभौर अभियान में याद रखिएगा उस समय शासक कौन थे, तो राणा हम्मीर देव। शासक को आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन को बहुत टफ बनाने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो शासक थे राणा हम्मीर देव। भेजा किसको था अलाउद्दीन ने, तो अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां को। लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए कि नुसरत खां की यहीं पर मृत्यु हो जाती है और ये पूरे के पूरे लोग हार जाते हैं। दिल्ली सुल्तनत के जो सेनापति थे हमीर देव की जीत होती है और नुसरत खां की यहीं पर मृत्यु होती है, ये भी याद रखिएगा। फिर दोबारा क्या हुआ, सुल्तान ने स्वयं रणथंभौर को विजित करने के लिए आक्रमण किया और अंततः विजय भी होता है, क्योंकि उसके राणा हमीर देव के एक मंत्री ने क्या किया था, धोखा दे दिया था, जिनका नाम था रनमल। तो आप धोखा देंगे तो आपको ही कोई धोखा देगा। तो रनमल ने धोखा देकर सुल्तान से जाकर मिला था, जिसकी वजह से राणा हमीर देव की हार हो जाती है, पराजय हो जाती है। लेकिन कब तक बचोगे, रनमल को भी सुल्तान ने वध करा ही दिया बाद में। आगे देखते हैं वारंगल यानी बंगाल का आक्रमण। तो बंगाल का आक्रमण 1303 में होता है। बंगाल का आक्रमण, शासक थे उसमें शमसुद्दीन जी शासक हुआ करते थे बंगाल पर। हालांकि बंगाल को विजित नहीं किया जा सका और 1324 तक ये स्वतंत्र रहा। याद रखिएगा, 1324 तक स्वतंत्र रहा। नेक्स्ट है चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान के बारे में देखते हैं। 1303 में चित्तौड़ अभियान किया। तो उस समय राजस्थान के दो ऐसे राज्य हुआ करते थे जिसमें रणथंभौर और चित्तौड़ बहुत ही महान और बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। इनको विजित करना बहुत ही जरूरी था, तभी संपूर्ण राजस्थान पर ये विजय प्राप्त कर सकते थे। तो वहाँ के शासक हुआ करते थे राजा रतन सिंह, जिनकी पत्नी थी पद्मावती। आपको पता होगा पद्मावती के बारे में, जिसे कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने विवाह भी कर लिया था, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती। तो शासक थे राजा रतन सिंह। और किसके बीच हुआ, तो स्वयं सुल्तान यहाँ पर आक्रमण करने के लिए गए थे, किसी सेनापति को नहीं भेजा था और इसको विजित कर लिया
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने और अपने पुत्र किसको, खिज्र खां को देकर वापस चले आए थे और इसका नाम रख दिया था खिजराबाद। तो खिजराबाद नाम रखा था चित्तौड़ का और अपने पुत्र खिज्र खां को, जिनकी शादी देवल देवी से होती है, खिज्र खां को देकर वापस चले आए। और उनकी पत्नी का क्या नाम था, राणा रतन सिंह की तो रानी पद्मावती। सुल्तान की मृत्यु के बाद लेकिन ये पुनः स्वतंत्र हो जाता है। तो सुल्तान की मृत्यु के बाद ये पुनः स्वतंत्र हो जाता है। तो जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जब खत्म हुए, मतलब अलाउद्दीन खिलजी, तो बहुत से राज्य फिर पुनः स्वतंत्र हो गए थे। मालवा के बारे में देखते हैं। तो मालवा पर आक्रमण किया था 1305 ईस्वी में। शासक थे महल्क देव। तो महल्क देव जी शासक थे उस समय मालवा के। और किसके बीच हुआ, तो सुल्तान ने किसको भेजा था, तो मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को। याद रखिएगा, मुल्तान के सूबेदार, मालवा माँ से मालवा, माँ से मुल्तान। तो मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को भेजा था विजिट करने के लिए और आइन ए मुल्क ने परास्त किया महल्क देव को और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट जो आक्रमण किया गया वो हुआ सिवाना का। तो सिवाना 1308 में सिवाना पे, जो कि परमार राजपूत शीतल देव का शासन हुआ करता था उस समय, याद रखिएगा, परमाल राजपूत शीतल देव का शासन हुआ करता था सिवाना में। लेकिन युद्ध कर कर मारा गया इनको और अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना सौंप कर वापस चला आता है। तो कलाउद्दीन गुर्ग वहाँ पर अपना राज्य करते हैं। कहाँ पर, तो सिवाना पर। नेक्स्ट आक्रमण होता है जालौर। तो जालौर पर आक्रमण किया, वहाँ के शासक थे कन्नड़ देव या कृष्णदेव तृतीय कहा जाता है इनको, तो कन्नड़ देव। और यह आक्रमण किसने किया था, तो सुल्तान के कहने पर कमालुद्दीन ने किया था और विजय प्राप्त किया था। और इसी विजय के साथ ही संपूर्ण राजस्थान पर कह लीजिए विजय की प्राप्ति हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की। आगे पॉइंट है क्या, अगला जो विजित है, अब देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने तो पूर्णतः विजय कर लिया, उत्तर भारत को अपने राज्य में मिला लिया और सुदृढ़ भी कर लिया। अब उसको क्या करना था, दक्षिण भारत की ओर विजिट करना था, क्योंकि अब उसने पूरा का पूरा उत्तर भारत को सुदृढ़ कर लिया। हालांकि नेपाल तक तो नहीं पहुंच पाया। अब उसकी लालसा थी धन की प्राप्ति और क्या करना, अन्य जो शासक थे उसको अपनी अधीनता स्वीकार करना। तो उस समय दक्षिण भारत में 4 ऐसे राज्य हुआ करते थे जो शक्तिशाली थे। तो दक्षिण भारत के 4 राज्य जो कि बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, उनमें से एक था यादवों का देवगिरी, यानी कि रामचंद्र देव का शासनकाल जो हुआ करता था। साथ में तेलंगाना का काकतीय राज्य, जिस पे 2 बार आक्रमण किया गया। तो तेलंगाना का काकतीय राज्य, जिसके राजा हुआ करते थे प्रताप रुद्र देव सेकंड। तो नाम आपको याद रखना है शासकों का। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे शासक के रूप में, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा कि क्या अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय पूर्ण थे या अपूर्ण थे, अस्थायी थे या अस्थायी थे, इसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए, इसके बारे में बताइए। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था, जिस लिए उसने दक्षिण भारत को विजित किया, उसमें तो वो सफल था, लेकिन ये जिसका विजय था वो अस्थायी नहीं था, एक तरह से अस्थायी था। क्योंकि कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी दक्षिण भारत पर विजय किया गया था। तो विजय क्यों किया गया था, क्योंकि वो स्वतंत्र हो चुके थे, तभी तो विजय किया गया होगा। तो ये अस्थायी नहीं था। तो इसके बारे में मेंस में रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो उसको देख ला। तो तेलंगाना का काकतीय राज्य हुआ करते थे, जिन पे शासक करते थे आपके प्रताप रुद्रदेव। होयसल राज्य में बीर भल्लाल तृतीय का शासनकाल हुआ करता था, जिन्होंने बहुत मुश्किल से अधीनता स्वीकार की। और पांड राजा तो इतने बहादुर, जिन्होंने तो मरते दम तक भी स्वीकार नहीं किया था। हालांकि वीर पांड और सुंदर पांड बहुत ही वीर शासक माने जाते हैं, वीर पांड और सुंदर पांड जी। आगे देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय, यानी कि उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका जो मेन उद्देश्य था वो था लूट, धन की लूट करना, अधीनता स्वीकार करना और वार्षिक कर देने के लिए बाध्य करना। तो जितने भी शासक हुए सभी को अधीनता स्वीकार कराया, कर देने के लिए बाध्य किया और धन की प्राप्ति की, क्योंकि उसका उद्देश्य ही था धन की प्राप्ति करना, अपनी प्रतिष्ठा को वृद्धि करना। अपनी इससे क्या हुआ, उसको अपनी प्रतिष्ठा का भी वृद्धि हो गया, उसकी अपनी प्रतिष्ठा का वृद्धि हुआ। साथ में उसने क्या किया, व्यवहारपूर्ण रणनीति भी अपनाई।
इन सभी शासकों को अधीनता स्वीकार करके इनको सम्मानपूर्वक क्या किया, सम्मानपूर्वक अपने राज्य में भेज दिया, आप मुझे वार्षिक कर दीजिएगा बस। और साथ साथ रामचंद्र देव और जो शासक हुआ करते थे उससे कभी कभी मिलने भी जाया करते थे। लेकिन रामचंद्र देव का जो पुत्र था जिसका नाम था क्या, शंकर देव, एक बार कर देने से मना भी कर देता है, तो दोबारा भी इस पर आक्रमण किया जाता है। फरिश्ता का क्या कहना है कि दक्षिण भारत में गरीब से गरीब लोग भी सोने के आभूषण पहनते थे। उस समय इतना क्या होता था, संपत्ति हुआ करता था दक्षिण भारत में, और लोग सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे। तो फरिश्ता के अनुसार ये कहा गया है। तो दक्षिण भारत उस समय कितना क्या था, धनवान था, ये आप लोग इतिहासकारों के शब्दों से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले वीडियो में नेक्स्ट वंशज के साथ, और साथ में देख लेंगे मंगोल आक्रमण के बारे में, अलाउद्दीन के समय के जो कुछ भी हुए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।